नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 राजस्थान और मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव। आज एक बार फिर मेरे साथ पुष्कर सर हैं जो कि एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं हमारे संस्थान के। और देखिए एक बार फिर बात वही हरियाणा चुनाव के नतीजे के बाद जिस तरीके से कांग्रेस की हार हुई, अब उससे ही सटा राजस्थान है, क्योंकि राजस्थान के कई नेता जो है वो दमखम लगा रहे थे हरियाणा में। अब राजस्थान में उपचुनाव है, हरियाणा में कैसे बीजेपी प्लस में रही, कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, तो उसका एक इम्पैक्ट जो है वो राजस्थान में देखने को मिल रहा है। क्या कुछ असर होगा उपचुनाव में। सचिन पायलट जो कि स्टार प्रचारक थे वो भी आजकल राजस्थान में हैं। कल वो अजमेर में थे, तो अजमेर में पत्रकारों से बात करते हुए भाई उनसे पूछा गया कि भाई हरियाणा तो हार गए, अब राजस्थान की क्या तैयारी है। तो सचिन पायलट जी ने कहा कि भाई राजस्थान के लिए हम बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, और क्योंकि 4 सीटें हमारे खाते की हैं ही हैं, और जहाँ जहाँ भी कांग्रेस लड़ेगी, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि गठबंधन होगा या नहीं होगा, उन्होंने ये कहा कि जहाँ जहाँ भी कांग्रेस लड़ेगी वहाँ वहाँ हम जीत दर्ज करेंगे। यानी अभी गठबंधन के रास्ते खुले हैं, ये उनका पहला इशारा था। और उसके अलावा जीत का उन्होंने दावा किया राजस्थान में 7 सीटों को लेकर। तो अब देखिए हफ्ते भर से भी कम समय कहा जाए तो गैरवाजिब नहीं होगा कि राजस्थान में भी उपचुनाव को लेकर जो है या बाकी चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो सकता है। तो क्या कुछ तैयारी कांग्रेस ने कर रखी है और कितनी मजबूत है, और दल जो हैं जो टक्कर देने वाले हैं जिसमें बीजेपी है, क्योंकि बीजेपी खाते की एक ही सीट है, बाकी एक बीएपी और एक आरएलपी की है। आरएलपी लगातार हनुमान बेनीवाल लगातार टकराव की बात कर रहे हैं, सचिन पायलट के गढ़ में ही सेन की बात कर रहे हैं कि भाई मुझे उनियारा और दौसा चाहिए। तो क्या कुछ तैयारी है कांग्रेस की अपने विरोधियों से निपटने की, और विरोधियों की क्या कुछ तैयारी है पायलट के गढ़ में सेन लगाने की, ये सब समीकरण समझेंगे क्योंकि बहुत कम समय वक्त बचा है सभी पार्टियों के पास अब इस चुनाव में ताल ठोकने के लिए। और बीजेपी बेनिफिट में है कि भाई उसने हरियाणा में जीत दर्ज करी है, कांग्रेस के पास थोड़ा सा माइनस पॉइंट है हार की वजह से। तो क्या कुछ है समझेंगे अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से, सीधे उन्हीं से बात करते हैं। सर बहुत कम वक्त और क्या कुछ तैयारी, और हार का एक वो तो है ही है। देखिए इस समय उपचुनाव सबसे सर पे हैं। आप ये मान लीजिए आज 11 तारीख को हम लोग खड़े हैं, एक हफ्ते के अंदर किसी भी तारीख में उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। उसमें अब कोई मतलब कोई हैरानगी की बात नहीं है कि संडे को बुला ले पीसी, सैटरडे को बुला ले, मंडे को बुला ले, ये आप तय मानिए। अब दरअसल मैं बताता हूं कि हरियाणा चुनाव से बदला क्या है जी। हम और आप कई बार बात कर चुके हैं अलग अलग वीडियोस में कि हनुमान बेनीवाल ही दिखा रहे हैं, लेकिन दरअसल जिस तरीके से सचिन पायलट, आप ये देखिए उपचुनाव थे होने हैं और राजस्थान में थे, उनको मालूम था, लेकिन अब हनुमान बेनीवाल की बात का कोई जवाब नहीं दिया सचिन पायलट ने। सचिन पायलट ने ये बोला कि हम सभी सीटें जीतने जा रहे हैं, हमें हरियाणा से अलग है मिजाज राजस्थान का, हरियाणा में क्या हुआ नहीं, मेरी तैयारी पूरी, पार्टी की तैयारी पूरी है और पार्टी कहीं पे भी कमजोर नहीं। दरअसल ये बताने की जरूरत शायद सचिन पायलट को अब आई जब ये हरियाणा के नतीजे आ गए, वरना वो उपचुनाव पर बोल ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे हमारा सारा मोमेंटम बना है। दरअसल हरियाणा की जीत से यहां फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दो चीजें समझिए। हरियाणा में माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ लेवल मैनेजमेंट पे हार हुई है, क्योंकि वोट प्रतिशत लमसम बराबर है, केवल आधे फीसदी पौन फीसदी का अंतर है, लेकिन सीटें 11 फर्क पड़ गई। और ये बूथ मैनेजमेंट कहा जा रहा है किस तरीके से आरएसएस के लोगों ने भी मदद की, और यहां पर ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है, वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेजे गए थे अशोक गहलोत जी। अब सवाल ये है, अशोक गहलोत भी थे, स्टार प्रचारकों में सचिन पायलट भी थे। सचिन पायलट ने अपने कई युवा नेताओं को जिनको आगे बढ़ाया एनएसयूआई से, वो उनको टिकट दिलवाया वर्धन यादव जैसे, मैं कहने में कतई नहीं चूक रहा जी। लेकिन अब वही है कि आप लोग तो रणनीति पर फेल हो गए। बीजेपी ने आपके हाथ से जीत निकाल ली, और वो भी माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पे। बीजेपी ने ऐसा कोई बड़ा वादा नहीं किया जिससे वो क्योंकि
चुनाव बाइपोलर था वहां, जी और यहां आपको साबित करना था, तो फिर यहां पर सतीश पूनिया राजस्थान बीजेपी के लिए चाणक्य फिर यहां साबित होंगे। जी। भाई वहां प्रदेश प्रभारी वो थे, सारी चीजों में उन्हीं से डिस्कशन हो रहा था। तो ये माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट वहां सीनियर ऑब्जर्वर के तौर पर भेजे गए ना अशोक गहलोत, और सचिन पायलट इधर दोनों लोग थे, नहीं कर पाए, और वहां साइलेंटली सतीश पूनिया गए और चुनाव जितवाकर, आज जब बात होगी तो प्रभारी कौन है? सतीश पूनिया है ना। तो बीजेपी तो अब बैंक करेगी, हमारे पास सतीश पूनिया जैसा रणनीतिकार है राजेंद्र सिंह राठौर जो दोनों यहाँ चुनाव हारे, उन दोनों को राजस्थान व हरियाणा की जिम्मेदारी दी हुई थी ना। अब आप देखिए, अब ये लग रहा है कि कांग्रेस को अब ये समझ में नहीं आ रहा है करना कैसे है। कांग्रेस बैकफुट में आ गई राजस्थान। बैकफुट पे अब जो आप हमेशा ऑफ द रिकॉर्ड बात उठाते रहते हैं कि कितना मनाएगी बाप पार्टी के अध्यक्ष राजकुमार राउत को, कितना बनाएगी हनुमान बेनीवाल को। अब इसीलिए फ्रंट सीट पे तुरंत खेले आके सचिन पायलट। क्या यही इनसाइड है कि जो कांग्रेस को परेशान कर रहा है कि अगर यहां पर सहयोगियों को नहीं लिया, और जो राजस्थान से सीमा से लगी हुई हरियाणा की सीटें झुंझुनू और अलवर, इन सब में कोई खेल रामगढ़, इन सब में खेल हो गया, तो क्या करेंगे? अभी राजस्थान में एक मोमेंटम बना हुआ है कि हमने 11 सीटों पे वहां हराया है 2। अब जब आप जीतते हैं तो आपके ऊपर भी प्रेशर रहता है, हारने वाले पे नहीं है कि नई सरकार बनते ही 2 विधानसभा उपचुनाव हार गए, 25-0 से 14-11 पे आ गए, तो अब क्या करना है? अब बीजेपी को, कार्यकर्ताओं को ये बूस्ट इसलिए है कि जैसा आपने बताया, एक तो सतीश पूनिया जो प्रदेश प्रभारी हैं, और राजेंद्र राठौर, तो एक तरीके से कहानी अब फिर से शुरू होगी। वो पूरी, मतलब अगर कहा जाए तो जो एक चर्चा थी हरियाणा नतीजों से पहले कि भाई कांग्रेस यहाँ मजबूत है, बीजेपी को अपना गढ़ बचाना है, और अचानक से बाजी पलट गई, क्योंकि वो भजनलाल शर्मा जी के सामने चुनौती थी कि आप पहले सरकार बनते ही 15 दिन में एक सीट हारे, फिर लोकसभा की सीटें हारे, उसके साथ एक विधानसभा भी हारे। वही मैं कह रहा हूं, लेकिन अब क्या है, बूस्टअप मिल गया उनको। झुंझुनू, रामगढ़, ये देवली उनियारा और दौसा, यहाँ तो मतलब आप फंसे। आपके बीजेपी को क्या पाना है? सिर्फ रामगढ़ नहीं सर, वो सलमपुर, और वहां पर भी राजकुमार राउत अगर यहां लड़ गई, बीजेपी कांग्रेस हर जगह लड़ गई, तो इनके सहयोगी ही फंस जाएंगे जी। और कांग्रेस के लिए तो और नीचे आने का समय आ गया। अगर एक सीट भी बीजेपी ने जीत ली तो मोमेंटम यहां से पकड़ लेगी जी। पार्टी को। वो एक किक चाहिए जो ये कह सके नहीं जो हम हार रहे थे वो। और झुंझुनू में इनके सामने मुश्किल ये है कि झुंझुनू में इस बार राजेंद्र सिंह गुढ़ा, वही लाल डायरी वाले, उन्होंने ताल ठोक रखी। वो पिछले 2 महीने 3 महीने से लगातार वहां पे। वो आपको ये भी मैं बता दूं, वो सचिन पायलट के भी संपर्क में है कि मुझे टिकट दिलवा दीजिए कांग्रेस से। वो माफी भी एक तरीके से मांग चुके हैं। तो सर पायलट के सामने तो यहाँ पे मुश्किल फ्री हो जाएगी कि दौसा से लोकेश शर्मा, दौसा से नरेश मीणा टिकट दावेदारों में है। और सुनिए, अब झुंझुनू से भाई ब्रजेंद्र रोला का परिवार, और प्लस झुंझुनू में ब्रजेंद्र रोला का ही परिवार लड़ेगा। नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये तो सब पायलट के लोग हैं। पायलट के तो पायलट के साथ दिक्कत हो जाएगी किसको? इसीलिए तो यही इंसाइट है। वो जो वहां से हार का सबक लेके आए, वो यहाँ नहीं चाहते कि 2 गुट लड़ा दो तो पता लगे 5000 से 1 सीट हार गए, या 32 सीट नंबर से आ रहे हैं, 610 वोटों से आ रहे हैं। वोटों के नंबर का काउंट करें तो बहुत किनारे से हारी है कांग्रेस। इसलिए ये 7 सीटें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीजेपी से सीधी लड़ाई में है जी। अब मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस को इन जो अपनी 4 सीट बचानी है, जो कांग्रेस के सिंबल पे है जी, और इनको राजकुमार राउत और हनुमान बेनीवाल को साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर इन लोगों ने बीजेपी का समर्थन ना करके भी सारी सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए तो उसका सीधा नुकसान
कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। तो सर हनुमान बेनीवाल तो दौसा की सीट मांग रहे हैं, उनियारा की सीट मांग रहे हैं, वो तो दुनिया ठीक है? की सीट तो मांग रहे हैं, सलमपुर में मांग लिया कि आदिवासी के। तो अगर कांग्रेस सबको सब कुछ बांटी देगी तो कांग्रेस के पास फिर अपना बचेगा क्या? तो फिर कांग्रेस देती भी कहाँ है? आप देख लीजिए हरियाणा उदाहरण, तो यहाँ आम आदमी पार्टी के लिए। दरअसल एक और पेच है, मैं आपको बता दूं कि अभी आम आदमी पार्टी राजस्थान में इसमें भी चुनाव लड़ सकती है, उपचुनाव राजस्थान में। अभी कांग्रेस के लिए टेबल टर्न हुई है, अब जवाब कांग्रेस को देने हैं कि कांग्रेस कैसे अब वो मोमेंटम पाए। जी, इसीलिए वो ये नहीं चाह रहे दिखाना कि नहीं हरियाणा में आ रहे हैं तो यहाँ भी कोई इफेक्ट होगा। एक पॉइंट सर मैं ये समझना चाहूँगा कि अगर देखा जाए लोकसभा, अगर गठबंधन की बात की जाए, अगर बीजेपी कांग्रेस यहाँ पर मतलब गठबंधन करती है, मतलब लोकसभा में दोनों इन्होंने किया था बीजेपी के साथ, और एक मुद्दा ये उठ रहा है कि कांग्रेस गठबंधन करके अपने ही वोट बैंक का नुकसान कर रही है, क्योंकि जो लोग टूट रहे हैं, क्योंकि देखिए पंजाब में कांग्रेस ने आपसे गठबंधन नहीं किया, उनको कितना फायदा हुआ, दिल्ली में किया, एक सीट नहीं मिली आपको। तो ये, और आप ये समझिए ये सब ऑन कार्ड्स हैं ये मैटर्स जी, क्योंकि एक हफ्ते के अंदर चुनाव हो जाएगा तो आपको अपने लोगों को भी समझाना है किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है, आपको गठबंधन भी करना है कि नहीं करना है, अकेले जाना है, खुद खड़े रहना है। अब कांग्रेस के लिए बड़ी हरी एंड करी वाली सिचुएशन है। और मुझे लगता है सर, जो मैंने जो पढ़ा है अब तक, जो रिसर्च करी, उसमें ये लगता है कि अगर राजस्थान में कांग्रेस गठबंधन के सहारे बैठती है, खास तौर पे हनुमान बेनीवाल के साथ, तो जैसे वो 2 सीटें मांग रहे हैं, एक ख्यूसर तो उनकी है ही है, उसके अलावा वो देवली, उनियारा और दौसा मांग रहे हैं। अब देखिए 2023 विधानसभा चुनाव में उन्होंने दौसा में तो अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा किया था, देवली उनियारा में खड़ा किया था, उसकी जमानत जब्त हो गई थी। एक चीज बता दूं जी, तो अगर हनुमान बेनीवाल ज्यादा करेंगे तो कांग्रेस देखिए अब उसको असर नहीं पड़ता कि कितने हारे, 10 चुनाव हार चुके, 11 हार जाएंगे, लेकिन अब वो सरेंडर नहीं करेगी। मुझे भी सर यही लगता है, खुईसर जीतना उनको भारी पड़ जाएगा। ये एग्जैक्टली सर वही आंकड़े बता रहे हैं। हनुमान बेनीवाल को खुईसर जीतना, अगर कांग्रेस ने वहां खड़ा कर दिया तो हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल। बीजेपी जीत जाए फिर वो मंजूर है। हाँ, वो छोटे दलों से समझौता कम करती है, वो अपने को राष्ट्रीय स्तर का नहीं, तो मुझे नहीं, वो मैं कह रहा हूं सर कि मुझे लगता है कि अगर हनुमान बेनीवाल की वो होगी कि वो कांग्रेस का समझौता करें, क्योंकि बीजेपी के साथ अगर वो जाएंगे तो उसमें उनका बेनिफिट है कि बीजेपी अगर चलिए एक सीट छोड़ देती है, कांग्रेस को इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए कि अगर कांग्रेस ख्यूसर में अपना उम्मीदवार खड़ा कर देती है तो ये हनुमान बेनीवाल के लिए मुश्किल हो जाएगा, बीजेपी वो सीट आसानी से निकाल ले जाएगी, जो आंकड़े बताते हैं। यही हाल कुछ राजकुमार राउत का भी होगा। अगर वो 84 में कोई इधर उधर करेंगे तो कह देगा ठीक, कांग्रेस कह देगी ठीक है। नहीं सर, उन्होंने तो साफ कह दिया। देखिए मुझे लगता है राजकुमार राउत ने कहा कि मैं सिर्फ 2 जगह अपने उम्मीदवार खड़े करूंगा, सलम्बुर और 84। वो कांग्रेस के गढ़ में सेन लगा ही नहीं रहे, तो मुझे और सलम्बुर सीट 20 साल से जीती भी नहीं है जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इनके मामले में दखल देगी नहीं। ठीक है, आप 2 मांग रहे हो, 2 ले जाओ, हमें 4 हम जीत लेंगे, 4 तो हमारे खाते में ही है। बीजेपी की अगर वहां एक जाएगी तो अगर कांग्रेस से गठबंधन हनुमान, तो यहाँ हनुमान बेनीवाल का पेच फंसा है, ये मुझे लगता है इनसाइड स्टोरी है। ये हनुमान बेनीवाल इसीलिए कह रहे हैं कि वहाँ कैंडिडेट मत खड़ा कीजिएगा जी। दरअसल में कांग्रेस बहुत कार्य कर लेती है। आप हरियाणा से एग्जांपल दो, उसके बागी खुद हुड्डा गुट के कई बागी शैलजा के प्रभाव वाली सीटों पर खड़े थे, चाहे वो कालिका हो चाहे अम्बाला कैंट, और वहाँ नतीजा देख लीजिए क्या हो। वो तो सर मैंने एक स्टोरी आपको बताई थी 2018 चुनाव, राजस्थान विधानसभा चुनाव की, कि कैसे कहा जाता है कि भाई 20 लोगों को निर्दलीय जो है अशोक गहलोत जी ने खड़ा किया, जिसमें से 12 जीते और फिर सरकार बनाने का नंबर उनके पक्ष में वो खड़े हो गए। जब सब नंबर गेम है तो वही चलेगा। तो चलिए खैर, ये अभी चुनाव की जो उपचुनाव होने हैं उसके पीछे की कहानी है। अब इनसाइड स्टोरी और कितनी इसके पीछे है वो भी आपको बताएंगे, और किसकी कितनी तैयारी मजबूत है इन सीटों पर, किसके लिए कितनी मुश्किल है, वो सब आपको जानकारी देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इनसाइड स्टोरी देखते रहिए। आज भी भविष्य जी, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी तो चले गए, वो अब आपको मंडे को मिलेंगे। और बाकी 8 PM में फिर हम आपके पुष्कर सर के साथ आपके साथ आएंगे और कुछ और इनसाइड जो है ना, थोड़ी सी वहाँ 8 PM के साथ डिस्कस करेंगे। 8 PM मेरे शो का नाम है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।